अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमने फर्दर देखा, इसमें पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है, इसके अलावा फास्फेट ग्रुप होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं। ठीक है, ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर CPOC ये जो बॉन्ड हमने देखा था फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो दो बॉन्ड्स बनते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, तो इसलिए हम इसको फास्फोडाइएस्टर, डाइएस्टर मतलब दो एस्टर लिंकेज है यहाँ पे बनती हैं। इसी तरह जब काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे जो है वो आपके पास से एक स्ट्रैंड बन जाता है डीएनए का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और इस डायग्राम में जो है वो डीएनए के दो स्ट्रैंड दिखाए गए हैं। एक स्ट्रैंड जो है वो 5 एंड टू 3 एंड है। 5 एंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फास्फेट है ये 5th कार्बन के साथ अटैच होती है और ये फास्फेट मज़ीद आगे से न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो सकती है, तो यहाँ से ये स्ट्रैंड की लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है। इसी तरह 3 एंड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शुगर है, इसका जो 5 कार्बन शुगर है, इसका 3rd कार्बन यहाँ पर होता है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फर्दर इस स्ट्रैंड को नीचे से फास्फेट के साथ बॉन्ड बना के एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका एंड 5 एंड है, दूसरा 3 एंड है। डीएनए का एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल जैसे हमने देखा था, इसका 3 एंड ऊपर होगा और 5 एंड जो है वो इस तरफ होगा। दोनों स्ट्रैंड्स की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं एक दूसरे के सामने होती हैं और एडनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायमिन के साथ और ये बॉन्ड होता है डबल। ठीक है, और गवानीन हमेशा बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ और ये बॉन्ड कैसा होता है ट्रिपल। इसको हम कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी कहते हैं कि एडनिन जो है कम्प्लीमेंट्री है थायमिन के लिए, ठीक है, और गवानीन जो है कम्प्लीमेंट्री है साइटोसिन के लिए, तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी हम इसको कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब बनते हैं दरमियान में, तो आपके पास डीएनए का जो डबल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर यूँ बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ जो है इसी की डिटेल है। दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, इन्होंने डीएनए के इसी स्ट्रक्चर को, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको एक्सप्लेन किया था। The two scientists from the University of Cambridge proposed double helical structure of DNA। हम जो ऑलरेडी डिटेल पढ़ चुके हैं वही सारी डिटेल्स जो इन्होंने बताई थी यहाँ पर। DNA molecule is a simple double helix। ठीक है, both strands are anti parallel, एक जो है वो 5 एंड टू 3 एंड, दूसरा 3 एंड टू 5 एंड। Bases of both the strands are pointed toward each other forming the base pairs। ठीक है, तो बेसिस एडनिन और थायमिन एक दूसरे की तरफ होती हैं दोनों स्ट्रैंड्स की। ठीक है, एक स्ट्रैंड की एडनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड की थायमिन, तो ये जो पेयर बनता है दैट इज़ कॉल्ड बेस पेयर्स। ठीक है, और ये बेस पेयर कैसे होते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, जो थायमिन एक स्ट्रैंड की, एडनिन दूसरे स्ट्रैंड की, गवानीन एंड साइटोसिन, तो दोनों स्ट्रैंड्स की बेसिस एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। प्यूरीन्स मतलब जो एडनिन और गवानीन है, ये मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द पायरिमिडीन्स। ठीक है, एडनिन बॉन्ड बनाती है थायमिन के साथ और गवानीन बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ, तो प्यूरीन्स है पायरिमिडीन्स के साथ बॉन्ड बनाती हैं। अब देखेंगे प्यूरीन्स जो है ये डबल जनरल रिंग स्ट्रक्चर है, तो जो यहाँ पर आप देखें अगर, तो जो एडनिन है ये प्यूरीन है, इसका साइज़ ज़रा बड़ा होगा। ठीक है, हम इसको जो है वो यूँ बना लें कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एडनिन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा और क्योंकि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और थायमिन का साइज़ है वो छोटा होगा। इसके ऑपोजिट जो गवानीन है, यहाँ पर गवानीन का साइज़ बड़ा होगा दूसरे स्ट्रैंड की और साइटोसिन का साइज़ छोटा होगा। तो यूँ जो है देखें कि एक सिमेट्री जो है वो मेंटेन रहती है, सिमेट्री ख़राब नहीं होती। अगर एक ही साइड पर सारी बड़ी बेसिस आ जाएँ, दूसरी साइड पर सारी छोटी हो जाए, तो वो जो है सिमेट्री ख़राब हो जाएगी, शेप ख़राब हो जाती है। तो ये प्यूरीन्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हैं पायरिमिडीन्स के साथ, मेंटेन रखती हैं 2 नैनोमीटर डायमीटर, तो इनकी शेप जो है 2 नैनोमीटर जो डायमीटर है इसका, उसको मेंटेन रखने में ये हेल्प करती है। एंड दिस बेस पेयरिंग आर कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कि एडनिन जो है वो थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगी एंड गवानीन साइटोसिन के साथ ही बनाएगी। टू बेस पेयर्स आर 0.3 नैनोमीटर अपार्ट। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि दो जो बेस पेयर्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ द 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, डबल बॉन्ड बिटवीन द एडेनिन एंड थायमिन, इनमें डबल बॉन्ड होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द गवानीन एंड साइटोसिन। तो ये सारी डिटेल्स है, ये हम ऑलरेडी पीछे जो है डिस्कस कर चुके थे, इसी को हमने यहाँ पॉइंट्स बना दिया। ये पॉइंट्स थे जेम्स वाटसन के एंड फ्रांसिस क्रिक के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन में देखें क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स हैं वो पेश किए गए। ठीक है, इसको आप समझ लें ध्यान से, तो ये आगे जाकर बहुत इजी हो जाएगा।
तीन मॉडल्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। फर्स्ट वन इज़ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेकंड इज़ कंजर्वेटिव मॉडल एंड थर्ड वन इज़ डिस्पर्सिव मॉडल। अब ये हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके नाम से। सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव के कंजर्व हो जाना, किसी चीज़ का महफूज हो जाना। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो ये होता कैसे है, इस डायग्राम से पहले देखने। इसके मुताबिक जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये सबसे पहले एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए ये पेरेंटल डीएनए, ठीक है, इसको हम पेरेंटल डीएनए कहते हैं, जो डीएनए सबसे पहला होता है जिसकी आगे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। सो दिस वन इज़ द पेरेंटल डीएनए। तो क्या होगा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में कि दोनों पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और इन स्ट्रैंड के ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच होते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स लग रहे हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडेनिन था इस स्ट्रैंड में, तो इसके ऑपोजिट जो है वो कौन सा होना था, थाइमीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक साइड पर एडेनिन है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि यहाँ पर एक साइड पर एडेनिन है, तो इसके ऑपोजिट इस स्ट्रैंड पर क्या था, थाइमीन। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर एडेनिन है तो जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसकी थाइमीन न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पर आकर अटैच होगा, और यहाँ पर अगर थाइमीन है तो इसके ऑपोजिट जो है वो एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर यहाँ पर अटैच होगा। तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। जो पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट एक सांचा, ठीक है, वो एक्ट करते हैं और इस टेम्पलेट के ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर लगते जाते हैं। अब देखिए दो डीएनए यहाँ पर जो है बन गए, एक डीएनए जो है वो ये वाला और दूसरा डीएनए जो है वो ये वाला। इन दोनों डीएनए में जो डिफरेंस है वो देखेंगे, इसमें एक जो स्ट्रैंड है ये ब्लू वाला, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो न्यू स्ट्रैंड है जो न्यू न्यूक्लियोटाइड से बने। सेम ऐसे यहाँ पर। सो इस मॉडल को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कि जिसमें पूरा डीएनए जो पेरेंटल डीएनए था वो कंजर्व नहीं हुआ, बल्कि हाफ डीएनए क्या हुआ है, कंजर्व हुआ है। एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए का है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो न्यू डीएनए का है। सो ये एक मॉडल है कि डीएनए रेप्लिकेशन यूँ हो सकती है। दूसरा मॉडल हमारे पास है कंजर्वेटिव मॉडल। अब कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक क्या है, इसको जो है वो हम इस डायग्राम से देख लें। ये हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव था कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में दोनों पेरेंटल डीएनए सेपरेट हुए और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ऊपर आकर लग गए। जो डॉटर डीएनए बने हैं या न्यू जो डीएनए कॉपी जब हो गई है डीएनए रेप्लिकेशन की, तो उसको हम डॉटर डीएनए कहते हैं। डॉटर डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का है। जो कंजर्वेटिव मॉडल है इसके मुताबिक जो पेरेंटल डीएनए होता है इसको ओपन किया जाता है और इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया जाता है। दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किए बगैर इनकी इन्फॉर्मेशन को जस्ट रीड किया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक न्यू स्ट्रैंड्स है, न्यू डीएनए है वो बना लिया जाता है। तो इसमें जो न्यू डीएनए बनता है, जो डॉटर डीएनए बनता है, उसमें सारे के सारे जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो बिल्कुल न्यू होते हैं। पेरेंटल स्ट्रैंड कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं होगा और पेरेंटल डीएनए जो है वो वैसे का वैसा ही कंजर्व रहता है। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव, कि डीएनए पेरेंटल डीएनए कंजर्व है, ठीक है, उसको ना स्ट्रैंड्स को ओपन किया गया, सेपरेट किया गया, ठीक है, बिल्कुल वो वैसे ही है। फिर अगेन इसकी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद रीड किया जाएगा और इसकी एक और कॉपी बना ली जाएगी, ठीक है, और जो पेरेंटल डीएनए है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये भी एक मॉडल है कि यूँ डीएनए रेप्लिकेशन भी हो सकती है। एक थर्ड मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्सिव। अब डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है कि पेरेंटल डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है, यूँ सारे न्यूक्लियोटाइड्स अब एक दूसरे से टूट के सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और जो न्यू डीएनए बनते हैं उसमें कुछ जो हिस्से हैं वो पेरेंटल डीएनए के होते हैं, कुछ स्ट्रैंड के हिस्से, और कुछ जो है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। तो जो डॉटर डीएनए यहाँ पर बनेगा वो मिक्सचर होगा ओल्ड एंड न्यू डीएनए का। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हमें लगता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह प्रूव हुआ, साइंटिस्ट ने किस तरह इसको प्रूव किया कि एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होती है, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव नहीं होती। जिसको यहाँ से हम रीड कर लेते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो सबसे पहला था। अब इसमें क्या है कि पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड जो है वो अनकॉइल होते हैं, ठीक है, पहले तो ये यूँ घूमे हुए होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, तो पहले ये अनकॉइल होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं यूँ। ईच स्ट्रैंड सेपरेट्स एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, हर स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है और ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा, सांचे के तौर पर। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। टू न्यू डीएनए डुप्लेक्सेस फॉर्म ईच हैविंग अ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अ न्यू स्ट्रैंड, तो ये दो डीएनए बन जाते हैं, इनमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल है और एक जो है वो न्यू है। सो दिस वन इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट आपके पास कंजर्वेटिव है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड अनकॉइल, ये अनकॉइल होता है लेकिन सेपरेट नहीं होता। बेस सीक्वेंस इज़ रीड, बेस की सीक्वेंस को यहाँ से रीड किया जाता है
एंड इट्स कॉपी इज़ मेड विदाउट सेपरेटिंग द टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करके उसकी कॉपी बना ली जाती है, इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट नहीं किया जाता। न्यूली फाउंड डीएनए हैव बोथ न्यू स्ट्रैंड्स व्हाइल द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड इज, तो पेरेंटल डीएनए जो है वो उसको कंजर्व रखा गया, न्यू जो डीएनए बना है उसमें दोनों स्ट्रैंड्स नहीं हुए। और डिस्पर्सिव में पेरेंटल डीएनए वो डिस्पर्स कम्प्लीटली डिस्पर्स लैदा हो जाएगा, हर न्यूक्लियोटाइड उसका लैदा हो जाएगा, और जो न्यू डीएनए बनेंगे उसकी कॉपी, जो जब दो न्यू डीएनए बनेंगे स्ट्रैंड विल बी द मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यू जो बनने वाले डीएनए होंगे वो मिक्सचर होंगे पेरेंटल डीएनए का और न्यू डीएनए का, ठीक है। तो ये 3 मॉडल्स थे। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये जो है सेमी कंजर्वेटिव को भी एक्सप्लेन किया गया, यही वही डायग्राम है कि यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड था, इसके एक डीएनए था, ठीक है। इसके दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन किया गया और हर स्ट्रैंड है वो एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट, उसके ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच होते जा रहे हैं और एक डीएनए जो है वो आगे से 2 डीएनए में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये मॉडल जो है ये भी आपके पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। अच्छा, इसमें से कौन सा मॉडल ठीक था, उसके लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट किए मैथ्यू मिसेल्सन ने एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने। अब 2 साइंटिस्ट हैं, इनके एक्सपेरिमेंट्स देखे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1958 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब प्रेपरेशन देखते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इन्होंने जो है वो तरीका यूज़ किया, क्या एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या था और प्रेपरेशन क्या थी। सबसे पहले इन्होंने एक मीडियम के अंदर बैक्टीरिया का जो है तैयार किया, बैक्टीरिया की कॉलोनी तैयार की, ठीक है। उनको जो है वो कॉलोनी हमने कह सकते हैं आपके बैक्टीरिया का मिक्सचर तैयार किया, ठीक है। आप देखिए इसमें प्रिपेयर बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन N15। ऐसा नाइट्रोजन आपको पता है कि ये डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए जिनके अंदर जो नाइट्रोजन है वो हैवी वाली है, N15 नाइट्रोजन का आइसोटोप है हैवी वाला, और जो लाइटर आइसोटोप है वो N14 है। तो इन्होंने 2 मिक्सचर तैयार किए। एक मिक्सचर के अंदर जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर नाइट्रोजन कौन सी है, N15। यहाँ पर बैक्टीरिया को रखा गया, ठीक है। उनकी जब ग्रोथ हुई आहिस्ता आहिस्ता तो आफ्टर सेवरल जनरेशन उन बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर नाइट्रोजन कौन सी चली गई, N15 हैवी वाली। तो ये बैक्टीरिया जो है इनका डीएनए कैसा हो गया, ज़रा हैवी हो गया। और दूसरे बैक्टीरिया जो N14 के मिक्सचर में तैयार किए गए उनके अंदर नाइट्रोजन N14 वाली है, लाइटर है, ठीक है, वो ज़्यादा डेंस जो है वो नहीं है, तो वो उनका डीएनए ज़रा हल्का था, ठीक है, लाइटर था। आफ्टर सेवरल जनरेशन N15 was completely incorporated into the DNA of the bacteria। तो काफ़ी जनरेशन के बाद यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे सब के अंदर नाइट्रोजन कौन सी है, N15। DNA of these bacteria was heavier than those containing N14 in their DNA। तो N15 वाले बैक्टीरिया जो हैं इनका डीएनए हैवी है और N14 वाले जो बैक्टीरिया हैं इनका डीएनए क्या है, लाइटर है, क्योंकि N14 डेफिनेटली ये लाइटर आइसोटोप है, N15 जो ये हैवियर आइसोटोप है। अब ये देखने के लिए कि कितनी हैवी है, क्या किया गया एक्सपेरिमेंट कि यहाँ से थोड़ा सा मिक्सचर लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में इस बैक्टीरिया के मिक्सचर को मिक्स किया गया विद सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो मिक्सचर था, ये देखिए डेंसिटी ग्रेडियंट हमने क्रिएट करने, किस तरह क्रिएट करना है, दे डिजॉल्व द डीएनए इन द सीजियम क्लोराइड एंड स्पन इट इन द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एट अ वेरी हाई स्पीड। जब भी किसी चीज़ को आप इसमें ट्यूब में डालकर इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन में जो है बड़ी तेज़ी से घुमाते हो तो इस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं, हैवी वाले पार्टिकल्स, वो ट्यूब के नीचे वाली साइड पर चले जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का ये प्रोसेस होता है कि टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम जब ब्लड के जो सैंपल लेते हैं तो ब्लड के सेल्स को सेपरेट करने के लिए भी हम ये प्रोसेस करते हैं। टेस्ट ट्यूब में ब्लड डालते हैं, उस ब्लड को इस मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, हाई स्पीड से इसको घुमाया जाता है, उस ट्यूब के अंदर उस मशीन के अंदर इस ट्यूब को घुमाया जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड के जो हैवियर सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स जो हैं क्योंकि वो लाइटर होते हैं वो ट्यूब के ऊपर रह जाते हैं। तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाता है कि नीचे ट्यूब के नीचे वाली साइड पर वो चीज़ होगी जो सबसे हैवी है, उससे ऊपर वो चीज़ होगी जो लाइटर है, और सबसे हल्की चीज़ जो है वो ट्यूब के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया कि सीजियम क्लोराइड को इस ट्यूब में डाला गया, उसके अंदर जो है ये डीएनए डाल दिया गया N15 वाले बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये हैवी वाला डीएनए डाल दिया गया। जब इसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में जो है वो घुमाया गया तो देखा गया कि ये डीएनए क्योंकि हैवी है तो इसकी जो लेयर है, इसकी जो रिंग है, ये नीचे जाकर इस ट्यूब में इस हिस्से पर बनी, क्योंकि नीचे वाला एरिया जो है वो डेंसर है, वहाँ पर सीजियम क्लोराइड जो है वो डेंस है ज़्यादा,
तो वहाँ पे सीरियम क्लोराइड के मालिक्यूल्स वो हैं, जो पार्टिकल्स वो हैं जो हैवी वाले हैं। तो N15 की जो रिंग बनी है वो ट्यूब में सबसे नीचे बनी है। क्यों? क्योंकि N15 जो है ये हैवी है, ठीक है। इसने जो है ट्यूब के इस हिस्से में जाकर जो है वो रिंग बनाई। अब देखें इसको, मालिक्यूल्स ऑफ द सीजियम क्लोराइड सेपरेटेड इन द ट्यूब अकॉर्डिंग टू देयर वेट क्रिएटिंग अ डेंसिटी ग्रेडियंट। तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट जो बन गया और DNA N15 वाला जो है वो नीचे था। इस डायग्राम को अगर हम देखें आपकी बुक पर जो है ये वाली है, तो इसमें ये वाला साइड जो है ये टॉप साइड है ट्यूब की, ये वाला हिस्सा, और ये वाली साइड जो है ये बॉटम साइड है ट्यूब की है। अब देखेंगे N15 की जो लेयर बनी है DNA की, ये यहाँ पर बन रही है, ट्यूब के नीचे वाली साइड पर बन रही है, ठीक है, बॉटम वाली साइड पर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें यहाँ से देखिए आप, ये तो N15 वाला था ना, सिंपल N15 वाला हैवी बैक्टीरिया था, ठीक है, इसका DNA हैवी था। इस DNA को जब टेस्ट ट्यूब में डालकर जो इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो घुमाया गया तो इसकी लेयर्स है वो यहाँ पर बनी, ठीक है, ट्यूब के नीचे। फिर क्या किया गया कि N15 के बैक्टीरिया को N14 बैक्टीरिया के सोल्यूशन में डाल दिया गया, ठीक है। तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया लिए गए और उन बैक्टीरिया को N14 बैक्टीरिया के सोल्यूशन में डाल दिए गए। यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन से हैं? N14 वाले हैं, बैक्टीरिया भी N14 वाले हैं। अब हुआ क्या कि जब ये बैक्टीरिया इस सोल्यूशन में जाएगा तो बैक्टीरिया ने तो अपना डिवीजन करनी है, उसने तो अपने DNA को रेप्लिकेट करना है। 15 मिनट्स के बाद अक्सर बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट कर जाते हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया N15 वाला N14 में गया था, इसने अपने DNA को रेप्लिकेट किया। ये देखें, यहाँ से आप रेप्लिकेशन की आपको समझ आ जाएगी। N15 जो DNA है, इसने जब रेप्लिकेट किया तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एक रेड वाला इधर हो गया, एक रेड वाला इधर, और हर स्ट्रैंड के साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच हुए। और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पर, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये N14 वाले हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है, N15 वाले, और इनके साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स N14 वाले जो हैं वो आकर अटैच हो जाएंगे। तो जो न्यू DNA आपके पास बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि उसमें एक स्ट्रैंड N15 वाला होगा और दूसरा स्ट्रैंड N14 वाला, ठीक है। अब होगा क्या, आप देखें N15 वाला DNA तो हैवी था, लेकिन ये अब इंटरमीडिएट होगा। इसका जो वेट है वो ना N15 जितना होगा ना N14 जितना, बल्कि उन दोनों के सेंटर में होगा। मतलब ये N15 से ज़रा सा हल्का होगा। तो जब ये हल्का होगा तो इसकी जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन में इसको ट्यूब में डालते हैं तो इसकी जो लेयर है ये ज़रा सी ऊपर बनती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ट्यूब में नीचे की तरफ वो चीज़ होती है जो ज़्यादा हैवी हो, ऊपर वो होती है जो हल्की हो, ठीक है। अब N15 ज़रा हैवी था तो इसकी लेयर नीचे बनी, N15 और N14 की लेयर थोड़ी सी ऊपर बनेगी, ठीक है। वो डायग्राम यहाँ से देखें कि ये वाला ट्यूब का ये साइड ट्यूब की टॉप है और ये बॉटम है। तो जो N14 और 15 की लेयर है ये यहाँ पर इस साइड पर बन रही है, N15 से ज़रा सा ऊपर। अब नेक्स्ट फिर जब एक दफ़ा रेप्लिकेशन हुई तो ये आपके पास सीन आया। अब इसकी जब दोबारा रेप्लिकेशन होगी अगेन N14 वाला स्ट्रैंड अलहदा हो जाएगा, N15 वाला अलहदा हो जाएगा, उसके साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आके लगेंगे। तो सेकंड रेप्लिकेशन का राउंड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके नतीजे में जो DNA बनेंगे, दो DNA बनेंगे। एक DNA में दोनों स्ट्रैंड्स N14 वाले हैं और दूसरे DNA में अगेन N14 एंड N15 वाला। अब यहाँ पर जो सीन होता है वो क्या होगा कि N14 डेफिनेटली हल्का है तो इसकी जो लेयर है वो ज़्यादा ऊपर बनेगी। ये देखें डायग्राम में यहाँ पर कि इसकी जो लेयर है वो मज़ीद ट्यूब में ऊपर की तरफ बन रही है, और ये जो हाइब्रिड था इसकी लेयर नीचे जहाँ पर ऊपर वाली की लेयर बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनको बार बार जब उन्होंने देखा तो उनको पता लगा कि लेयर्स हैं ये लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं। मतलब रेप्लिकेशन के बाद जो नया DNA बन रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है वो शो कर रहा है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव नेचर शो नहीं कर रहा, ठीक है। अगेन जब इनकी रेप्लिकेशन होगी फिर से ये दोनों स्ट्रैंड अलहदा होंगे। 3 जो है वो ये वाले N14 वाले DNA हो जाएंगे, एक जो है वो N14 N15 वाला, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि सबसे शुरू में यहाँ पर जो लेयर बननी थी वो N15 और N15 की थी, ये सबसे ऊपर वाली ये, ठीक है। उसके बाद जो लेयर बनी, ठीक है, वो N14 और 15 की हाइब्रिड बना, मतलब कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो रही है। उसके बाद थर्ड जो बनी वो N14 और 14 वाली, ये सारा। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो ये चीज़ प्रूव करता है कि जब रेप्लिकेशन होती है तो सेमी कंजर्वेटिव मैनर से होती है, ठीक है। अगर तो कंजर्वेटिव मैनर से होती तो फिर यहाँ पर जो DNA था ये N15 वाला DNA कंजर्व रहना था, इसने चेंज नहीं था होना, ठीक है। और न्यू DNA जो बनना था वो N14 की तरह का यहाँ पर बनना था, ठीक है। और लेयर्स 2 आ जानी थी, N15 की लेयर भी हमें शो होती
क्योंकि N15 वाला DNA भी यहाँ मौजूद था और N14 की लेयर भी हमें शो होती अगर तो कंजर्वेटिव मॉडल होता, लेकिन ये कंजर्वेटिव नहीं है। एक्चुअली DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, इसलिए फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद ही जो N15 वाला DNA था पेरेंटल DNA, उसका सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है वो आगे है, ठीक है, और जो न्यू DNA बना उसमें एक स्ट्रैंड सिर्फ जो है पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड न्यू है। तो उसकी डेंसिटी N15 वाले की निस्बत क्या है, जो है वो कम है, हल्का है वो, ठीक है, इसलिए वो ट्यूब में ऊपर की तरफ है। तो ये मेसेल्सन एंड स्टाल ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और इसके नतीजे में शो कर दिया कि वाकई ही जो DNA रेप्लिकेशन है वो होती है कैसे, सेमी कंजर्वेटिव। चलें, आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक होगा। नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।